नमस्कार। आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के एक कह सकते हैं कि एक आधार स्तंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमें उनके जीवन और काम पर कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है, तो आज उसी के जरिए उन्हें थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। इरादा यही है कि हम समझें कि भारतेंदु थे कौन, क्यों उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह या जनक जैसा बड़ा दर्जा दिया जाता है, और सबसे जरूरी बात कि भाई 19वीं सदी का वो जो दौर था उथल पुथल वाला, उसमें उन्होंने हिंदी भाषा पर, साहित्य पर, समाज पर ऐसा क्या असर डाला कि पूरा एक युग ही उनके नाम से जाना गया। भारतेंदु युग मतलब लगभग 1857 से 1900 तक का समय, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना वाकई बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक व्यक्ति जिसने सिर्फ 34 साल की उम्र पाई, उसने न सिर्फ भाषा और साहित्य को एक नई दिशा दी, बल्कि उस समय की जो नब्ज़ थी ना, उसे पकड़कर अपनी रचनाओं में उतार दिया। वो एक ऐसा समय था जब आप देखिए भारत अंग्रेजी शासन में था, समाज में पुरानी रूढ़ियां भी थीं, नई चुनौतियां भी आ रही थीं और एक राष्ट्रीय चेतना भी मतलब धीरे धीरे बन रही थी। तो भारतेंदु का काम सिर्फ लिखना भर नहीं था, वो एक तरह से एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। तो चलिए शुरुआत उनके जन्म और शुरुआती माहौल से करते हैं। उनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में, मतलब उस समय का बनारस, एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। यह परिवार व्यापार वगैरह से जुड़ा था, सम्मानित था और अक्सर कला साहित्य को संरक्षण भी देते थे ऐसे परिवार। और एक दिलचस्प बात यह भी पता चली कि उनके पिता गोपाल चंद्र, वो खुद भी कविता लिखते थे, गिरधर दास नाम से। हाँ, ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है ना, ये महत्वपूर्ण है। इससे ये पता चलता है कि साहित्य का माहौल तो उन्हें घर में ही मिला, विरासत में मिली एक तरह से। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। हमें पता चलता है कि बहुत छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो इस व्यक्तिगत दुख का असर जाहिर है उनकी सोच पर, उनकी संवेदनशीलता पर पड़ा होगा। शायद दुनिया को देखने का नजरिया और गहरा हो गया हो। सही कहा। हो सकता है इसी वजह से एक खास तरह की मैच्योरिटी जल्दी आ गई हो। उनकी फॉर्मल पढ़ाई की बात करें तो जिक्र आता है बनारस के क्वींस कॉलेज का, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि जो रेगुलर स्कूली पढ़ाई होती है ना, उसमें उनका मन कुछ खास लगता नहीं था। और यहीं से उनकी जो असाधारण प्रतिभा है, उसका एक और पहलू दिखता है। स्कूल में मन नहीं लगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद से पढ़कर, मतलब स्वाध्याय से कई भाषाएं सीख लीं। संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, गुजराती, उर्दू, लिस्ट लंबी है। आप सोचिए, उस जमाने में आज जैसी सुविधाएं तो थी नहीं। इतनी भाषाओं पर पकड़ बनाना ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ भाषाएं सीख लीं या इसका उनके काम पर भी कुछ असर पड़ा? गहरा असर, बहुत गहरा असर पड़ा। देखिए, ये सिर्फ भाषाएं जानना नहीं था, ये उन भाषाओं के साहित्य से, उनकी संस्कृति से, उनके विचारों से जुड़ना था जी। जैसे बंगाली साहित्य उस समय काफ़ी आगे था, उसमें नवजागरण चल रहा था। अंग्रेजी से वो पश्चिमी विचारों और लिटरेचर के टच में आए। मराठी में भी समाज सुधार और राष्ट्रवाद की बातें हो रही थीं। तो इस मल्टीलिंगुअल नॉलेज ने उन्हें एक बहुत बड़ा कैनवस दे दिया। वो अलग अलग जगहों से अच्छे आइडियाज़, नए फॉर्म्स जैसे निबंध, मॉडर्न ड्रामा, नॉवेल का शुरुआती रूप, ये सब लेकर हिंदी में ला पाए। उन्होंने हिंदी को दूसरी भाषाओं के बराबर खड़ा करने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए इन भाषाओं से ही प्रेरणा ली। ये उनके काम की रीढ़ की हड्डी बनी, कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब उनके सबसे बड़े योगदान पर आते हैं, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी थिएटर का जनक कहा जाता है उन्हें। और उनके टाइम को भारतेंदु युग, ये युग शब्द ही अपने आप में बड़ा वजनदार लगता है। इसका असल मतलब क्या समझें? क्या बस नाम रख दिया गया, या उन्होंने सच में हिंदी साहित्य की दिशा बदल दी? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में एक असली बदलाव का निशान है। भारतेंदु युग कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतेंदु और उनके जो साथी लेखक थे, उन्होंने मिलकर हिंदी को, आप कह सकती हैं, मध्यकालीन सोच और स्टाइल से निकालकर मॉडर्न जमाने में ला खड़ा किया। और इसका सबसे जरूरी टूल बनी खड़ी बोली। उन्होंने खड़ी बोली को गद्य की भाषा, यानी आम बोलचाल और लिखने की भाषा के तौर पर स्थापित करने में बहुत बड़ा निर्णायक रोल निभाया। अच्छा, तो इससे पहले खड़ी बोली इस्तेमाल नहीं होती थी क्या?
या कम होती थी? और ये गद्य और पद्य का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, पद्य मतलब कविता। हम्म, उसमें उस समय तक ब्रज भाषा का दबदबा था। हम्म, ब्रज भाषा बहुत मीठी भाषा है, कविता के लिए अच्छी मानी जाती थी, हम्म, लेकिन वो आम लोगों की रोज की भाषा से थोड़ी दूर हो गई थी। और गद्य यानी सीधी सरल भाषा में लिखना, जैसे लेख, कहानी, नाटक के डायलॉग। गद्य में खड़ी बोली का इस्तेमाल तो था, पर उसे वो साहित्यिक स्टेटस नहीं मिला था, वो हम्म, थोड़ी अविकसित सी मानी जाती थी। हम्म, भारत हिंदू ने ये महसूस किया कि अगर लिटरेचर को समाज से जोड़ना है, नए विचारों पर, साइंस पर, पॉलिटिक्स पर बात करनी है, हम्म, तो ब्रज भाषा की अपनी सीमाएं हैं। इसके लिए खड़ी बोली, जो दिल्ली मेरठ के आसपास की आम भाषा थी हम्म, और फैल भी रही थी, वो ज्यादा सही थी। उन्होंने खुद खड़ी बोली में जबरदस्त लिखना शुरू किया, नाटक लिखे, निबंध लिखे, पत्रकारिता की और दूसरों को भी मोटिवेट किया। हम्म। ये एक तरह से भाषा के लेवल पर डेमोक्रेटाइजेशन था, साहित्य को खास लोगों के दायरे से निकालकर आम आदमी तक लाना। ये तो सचमुच भाषा के स्तर पर एक क्रांति जैसा लगता है। जैसे भाषा को पुरानी भारी कपड़े उतारकर रोज के आरामदायक कपड़े पहना दियो। और जैसा आपने कहा, वो सिर्फ भाषा पर ही नहीं रुके थे, पत्रकारिता में भी उनका बड़ा नाम है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका बनी, और खासकर महिलाओं के लिए बाल बोधिनी, ये पत्रिकाएं उन्होंने निकाली। इन पत्रिकाओं का क्या महत्व था उस समय? सिर्फ कविता कहानी छपती थी इनमें? नहीं नहीं, सिर्फ कविता कहानी बिल्कुल नहीं। ये पत्रिकाएं उस दौर की जो इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ थी ना, हम्म, उसका आईना बन गई। इन्हें सिर्फ साहित्यिक पत्रिका कहना तो मतलब बहुत अधूरा होगा। सोचिए, उस समय ना टीवी था, ना इंटरनेट, अखबार और पत्रिकाएं ही थीं जो लोगों तक नए विचार पहुंचा सकती थीं। भारतेंदु ने इन पत्रिकाओं को एक मिशन की तरह चलाया। मिशन? कैसा मिशन? समाज को जगाने का मिशन, राष्ट्र को उसकी पहचान दिलाने का। उन्होंने इन पत्रिकाओं के जरिए समाज में जो बुराइयां फैली थीं, छुआछूत, बाल विवाह, अंधविश्वास, उन पर तीखे हमले किए, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। और इससे भी बढ़कर उन्होंने अंग्रेजी राज का जो शोषक चेहरा था, उसे उजागर किया। देश की गरीबी, गुलामी, अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, उनकी वो मशहूर लाइन है ना, धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इन सब मुद्दों पर खुलकर लिखा। उन्होंने लोगों में देशभक्ति जगाई, अपनी संस्कृति के लिए गर्व का भाव पैदा किया। तो एक तरह से ये पत्रिकाएं पब्लिक ओपिनियन बनाने, बहस छेड़ने और बदलाव की जमीन तैयार करने का प्लेटफॉर्म बन गईं। उन्होंने कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, विचारों की तलवार। वाह! मतलब साहित्य और पत्रकारिता का सीधा इस्तेमाल समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना के लिए। ये तो बहुत बहुत दूर की सोच थी। और उनकी प्रतिभा भी देखिए कितनी फैली हुई थी। गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार, पत्रकार, सब कुछ एक ही इंसान में। एक जिक्र और मिलता है कि 1867 में उन्होंने बांग्ला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद किया था। क्या ये घटना हिंदी नाटक के लिए खास थी? हाँ, विद्या सुंदर का अनुवाद हिंदी नाटक के इतिहास में एक मील का पत्थर है, बिल्कुल। उससे पहले हिंदी में या तो संस्कृत नाटकों की पुरानी परंपरा थी या फिर लोक नाटक चलते थे, जैसे रामलीला, नौटंकी वगैरह। आधुनिक स्टाइल के सामाजिक मुद्दों वाले या साहित्यिक नाटक लगभग थी ही नहीं। इस अनुवाद ने और फिर उसके बाद भारतेंदु ने जो खुद मौलिक नाटक लिखे, उन्होंने हिंदी में मॉडर्न थिएटर की नींव डाली। उन्होंने नाटक को सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि खेलने की, मतलब स्टेज पर परफॉर्म करने की विधा बनाया। और उनके अपने मौलिक नाटक, जैसे अंधेर नगरी का नाम सुना है मैंने, कहते हैं वो तो आज भी बहुत खेला जाता है और लोग उसे आज के हालात से भी जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, अंधेर नगरी तो क्लासिक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। ये लाइनें आज भी किसी भी मूर्ख और बेकार शासन पर एकदम सटीक बैठती हैं। इसी तरह भारत दुर्दशा नाटक है उनका। उसमें उन्होंने देश की उस समय की जो बुरी हालत थी, उसका बड़ा दर्दनाक और झकझोरने वाला चित्र खींचा। उनके नाटकों में ह्यूमर भी है, सटायर भी है और गहरा दर्द भी है। उन्होंने नाटक को सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री का एक पावरफुल मीडियम बनाया। ये उनकी वर्सेटैलिटी ही थी कि वो गंभीर निबंध भी लिख सकते थे तो हंसाने वाला व्यंग्य भी, देशभक्ति की कविता लिख सकते थे तो श्रृंगार रस में भी डूब सकते थे। शायद ही कोई ऐसी साहित्यिक विधा हो जिसमें उन्होंने हाथ न आजमाया हो और अपना निशान न छोड़ा हो। ये बात मुझे बार बार हैरान करती है। इतनी सारी विधाओं में इतनी मास्टरी, समाज की इतनी गहरी समझ, भाषा को बदलने का इतना बड़ा जिम्मा उठाना, और ये सब सिर्फ 34 साल की उम्र तक।
आखिर ये हुआ कैसे होगा? मतलब कुछ तो खास बात रही होगी उनमें। ये वाकई में असाधारण है। इसके पीछे शायद कई चीजें थी। एक तो उनका जबरदस्त जुनून और एनर्जी लेवल। दूसरा, उनकी पैनी नजर जिसने अपने समय की समस्याओं और जरूरतों को बिल्कुल ठीक पहचाना। तीसरा, उनकी करिश्माई पर्सनालिटी। वो अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने आसपास लेखकों, कवियों, पत्रकारों का एक पूरा ग्रुप बना लिया था, जिसे भारतेंदु मंडल कहते हैं। इसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जैसे कई बड़े नाम थे। भारतेंदु इस मंडल के सेंटर में थे। वो सबको इंस्पायर करते थे, गाइड करते थे, और सबने मिलकर हिंदी साहित्य को एक आंदोलन जैसा बना दिया था। ये जो कलेक्टिव एफर्ट था ना, ये भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जहां नए विचार पनप सकें। ये सवाल बहुत वैलिड है कि इतनी कम उम्र में इतना गहरा और लास्टिंग इम्पैक्ट कैसे छोड़ा। शायद जवाब उनकी असाधारण प्रतिभा, उनकी लगन, उनकी दूरदृष्टि और उस युग की चुनौतियों को सीने पर लेने के साहस में है। और अफसोस की बात यही है कि हिंदी साहित्य को इतना कुछ देने वाले, एक नई राह दिखाने वाले भारतेंदु का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। जैसा आपने शुरू में कहा, और जानकारी भी यही है, उनका निधन बहुत जल्दी हो गया, 6 जनवरी 1885 को, सिर्फ 34 साल की उम्र में। इतनी छोटी सी जिंदगी और इतना बड़ा, इतना विशाल काम। तो आखिर में हम उनकी विरासत को, उनके छोड़े हुए असर को कैसे समेटे? मतलब की टेक अवे क्या है? उनकी विरासत बहुत बड़ी है और स्थायी है। इसे हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी विरासत है आधुनिक हिंदी गद्य की नींव रखना। आज हम जिस खड़ी बोली हिंदी में लिख पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे साहित्यिक भाषा का सम्मान और रूप दिलाने का क्रेडिट मुख्य रूप से भारतेंदु को ही जाता है। उन्होंने उस भाषा की जमीन तैयार की जिस पर आज हिंदी साहित्य की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। ये तो हुई भाषा की बात। और विचारों के लेवल पर? विचारों के लेवल पर उनकी दूसरी बड़ी देन है साहित्य को सीधे सीधे समाज से जोड़ना। उन्होंने साहित्य को सिर्फ कला या मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक चेतना, राजनीतिक बहस और राष्ट्रीय जागरण का हथियार बनाया। उन्होंने दिखाया कि एक लेखक या कवि अपने समय का सिर्फ दर्शक नहीं होता, वो समाज को बदलने में एक्टिव रोल निभा सकता है। उन्होंने साहित्य में आम आदमी की चिंताओं को, देश के सवालों को सेंट्रल स्टेज दिया। और उन्होंने आने वाले समय के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने भविष्य के लेखकों के लिए एक रास्ता बनाया और एक जिम्मेदारी भी दी। उनका भारतेंदु मंडल इसी का सबूत है। उन्होंने न सिर्फ खुद लिखा, बल्कि दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित किया, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो एजेंडा सेट किया, सामाजिक सरोकार, राष्ट्रीयता, भाषा का सुधार, उसी पर चलकर आगे की पीढ़ियों ने हिंदी साहित्य को और अमीर बनाया। संक्षेप में कहें तो वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। उनके बिना आधुनिक हिंदी साहित्य की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। तो आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जो भी जानकारी मिली, उसके आधार पर यह समझा कि वे सिर्फ एक लेखक, कवि या नाटककार नहीं थे, बल्कि सचमुच एक युग बनाने वाले थे। उन्होंने हिंदी भाषा को नया, आधुनिक रूप दिया, खड़ी बोली को जमाया, साहित्य को समाज का आईना भी बनाया और मशाल भी, और पत्रकारिता के जरिए लोगों में नई सोच जगाने का एक अभूतपूर्व काम किया। उनका छोटा सा जीवन उनके इतने बड़े योगदान का गवाह है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। भारतेंदु ने 19वीं सदी में, जब कम्युनिकेशन के साधन कितने सीमित थे, कुछ पत्रिकाएं, कुछ नाटक, उनका इस्तेमाल करके भाषा और साहित्य के जरिए समाज में कितना गहरा डायलॉग बनाया, कितनी बड़ी बहसें छेड़ी, राष्ट्रीय चेतना को कैसे जगाया। आज हमारे पास उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल और तेज मीडियम्स हैं। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, 24 घंटे के न्यूज़ चैनल हैं। तो ये सोचना दिलचस्प है कि हम आज इन अनलिमिटेड साधनों का इस्तेमाल किस हद तक मीनिंगफुल सोशल डायलॉग के लिए, गहरी समझ बनाने के लिए और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कर पा रहे हैं। क्या भारतेंदु के उस दौर के प्रयासों से हम आज के इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया के लिए कोई सबक सीख सकते हैं कि भाषा और मीडिया का इस्तेमाल सतही मनोरंजन या सिर्फ टकराव से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए कैसे किया जाए? ये सवाल आज भी हमारे सामने है।